नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति कि हिंदी में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया हिंदी को, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं और किस अनुच्छेद में क्या समाहित है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। 14 सितंबर 1949 को ये महत्वपूर्ण है कब 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कौन सी भाषा का दिया गया? राजभाषा का। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। किसमें? 5, 6 और 17 में। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। जो भाग 17 का जो शीर्षक है वह क्या है? राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4, जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित हैं। 343 से 351 के अंतर्गत वह समाहित हैं। यह मुंशी आयंकर फॉर्मूला के नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 वन और 210 है, जिसमें संसद एवं विधान मंडलों की भाषा संबंधी विवरण दिए गए हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 120 1 और 2 के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या है इसमें। संविधान के अनुच्छेद 120 वन में कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। यानी मातृभाषा में जो बोलने की अनुमति है वह अनुच्छेद 120 में कहा गया है। संसद में अगर वो अपने विचार हिंदी या अंग्रेजी में प्रकट नहीं कर सकता तब वह मातृभाषा में अपने विचार प्रकट करेगा। अनुच्छेद 120 2 में उपबंध है, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे ही प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी के शब्दों में उसमें से लोप कर दिया गया हो। अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। अनुच्छेद 210 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 210 वन में कहा गया है कि राज्य के विधान मंडल में कार्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में है या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपयुक्त भाषाओं में से किसी में विचार प्रकट नहीं कर सकता। विधानमंडल के कार्यकाल की भाषाओं में जब उसे हिंदी या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने नहीं आते तो वह अपनी मातृभाषा में अपने विचार प्रकट करेगा। अनुच्छेद 343 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी हो और लिपि देवनागरी होगी। महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में भी आता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अब दूसरा प्रश्न इसमें से ये बनता है कि भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा ये किस संविधान के कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? तो 343 में कहा गया है कि अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग केवल 15 वर्षों तक ही होता रहेगा। तो इसमें बना संघ की राजभाषा हिंदी 343 के अंतर्गत
और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, 2 प्रश्न यहीं से। अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा, जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाना है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ व किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। इसी प्रकार आयोग संविधान के आरंभ से 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को क्या राय देगी? राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा 345 में क्या कहा गया है कि विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि हिंदी राज्य या विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। अगर कोई राज्य वहाँ की भाषाओं को प्रयोजन के लिए स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं तो उस राज्य में अंग्रेजी भाषा को ही स्वीकार किया जाएगा। अनुच्छेद 346 क्या कहता है? अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और एक दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ सरकार के बीच में पत्र आदि की राजभाषा होगी। पत्र आदि करना है तो वहाँ जो एक राज्य में भाषा बोली जाए, निर्धारित भाषा संघ द्वारा जो निर्धारित भाषा की गई है वो, और दूसरे राज्य के बीच निर्धारित राज्य भाषा, यानी 2 राज्यों के बीच अगर अंग्रेजी का प्रचलन है तो वहाँ पर अंग्रेजी में ही पत्राचार किया जाएगा। अगर दोनों राज्यों के बीच में से एक राज्य में हिंदी भाषा का निर्धारित की गई है भाषा तो वह राजभाषा हिंदी में ही अपने पत्रों को भेजेगा एक दूसरे राज्यों को। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग चाहता हो कि उसके द्वारा बोले जाने वाली जनसंख्या वहाँ पर जिस अधिकता को चाहे वही बोले जाने वाली भाषा को उस राज्य की भाषा में दूसरे भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। यानी जैसे कहीं हिंदी बोली जाती है और वहाँ पर अवधी की प्रधानता है उस राज्य में तो उसको उसकी मान्यता भी दी जाए। इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता उसको प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों से के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन अंग्रेजी में ही होंगे। संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश वह भी अंग्रेजी में ही होंगे। संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम और वहाँ की उपविधियाँ सभी कुछ अंग्रेजी में ही प्रस्तावित की जाएंगी। इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा या उस राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, पर यह बात उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 349 के अनुसार संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट से विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। 350 के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है? जो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय, इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा। 351 में क्या कहा गया है? कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उनकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अनुच्छेद कहता है कि भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार बढ़ाओ, उसका विकास करो। तो महत्वपूर्ण है 351 कहता है कि हिंदी भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार बढ़ाओ और उनको संविधान की कुल भाषाएं, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थीं। अब संविधान संशोधन कौन कौन से हुए और कौन कौन सी भाषाएं उसमें शामिल की गई, तो हम देखते हैं 21वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1967 के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 71वें संविधान संशोधन के तहत, और 21वें में सिर्फ सिंधी को ही जोड़ा गया। तो महत्वपूर्ण है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। इसके तहत मैथिली, 92 में कौन सा जोड़ा गया? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को इसमें शामिल किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का जो संदर्भ आया है, जो संख्या में 22 हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो 22 हैं? असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो 22 भाषाएं अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में जो संदर्भ आया है उसके अंतर्गत इन भाषाओं को शामिल किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तो आगे के सत्रों से जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।